ये सबको उन्होंने जो है बुला के बिठाया और उन्होंने कहा 10 ਇੱਥੇ बैठो सारे। कौन किसमें इतनी ताकत होती है मुझे बताएं। ये मोदी साहब ही कर सकते हैं कि थर्ड पावरफुल कंट्री बन चुका है। दुनिया के फर्स्ट 3 कंट्रीज ही ऐसा कर सकते हैं ना। इंडिया के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो शायद कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें वो अचीव कर सके, लेकिन शायद कम की किस्मत में ये होता है। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मुझे खुशी होती है उनको देखकर। उनके रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। सर ये है सूरत हाल। वो कहते हैं सच जानकर जियो। सच जो है वो कड़वा होता है लेकिन उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। मोदी साहब की दुनिया के टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। उन देखिए शाबाश गए हैं क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है वहां से। दूसरी ये कि आपको फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया। इससे ये पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है ओ मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। वाह, अनबिलीवेबल। ये है मोदी साहब जो कर रहे हैं वहां पर कि सबको उन्होंने जो है बुला के बिठाया और उन्होंने कहा 10 ਇੱਥੇ बैठो सारे। कौन किसमें इतनी ताकत होती है मुझे बताएं। ये मोदी साहब ही कर सकते हैं भाई। ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसको कह रहे हैं अब के थर्ड पावरफुल कंट्री बन चुका है। दुनिया के फर्स्ट 3 कंट्रीज ही ऐसा कर सकते हैं ना। जो हम देख रहे हैं भारत की जो हुकूमत है वो बहुत जल्दी जो है ये सफर तय करके अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहती है, इसलिए वो ये ऐसा कर रहे हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ और कोई क्यों नहीं बुला बुला सकता। जो टेक कंपनीज के सीईओज हैं टॉप 50 है तो उसमें से 40 तो 30-40 तो इंडियन है। तो अपनों को तो बुलाना बहुत इजी है। जैसे सुंदर पिचाई ने जो बात की, कितनी दफा उन्होंने इंडिया नाम बोला है। मोदी साहब का तो बुलाना इसलिए बनता है कि उनके अपने ही तो नौजवान इंडियंस ही तो हैं ये सारे जो टेक कंपनीज पर कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका उनके ऊपर कब्जा है उनका। 5 ट्रिलियन का पैसा लेकर वो, अगर आप जमा कर लें सब टेक कंपनीज का, कितनी ट्रिलियंस डॉलर्स वो लेकर बैठे हुए अपने पास, और सब कौन है? इंडियन नौजवान है, आईआईटी से निकले हुए लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ये वो है। अब देखिए उन सब के साथ जो बात हुई, देखिएगा क्या क्या होता है भारत के अंदर। अब देखिएगा तो सही क्या क्या लेकर जाते हैं मोदी साहब इस टेबल टॉक के बाद। उन्होंने क्या क्या मुहाइदे क्या क्या एग्रीमेंट्स हो गए होंगे, हो रहे होंगे, अब होंगे। ये चीज जो है ना, देखिए ये जो है ना, हम क्या पड़े हुए हैं जिस स्वाद में हमला हो गया। अब या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो हैं वो अब प्रेसिडेंट मोइजू से मिले। अब उन्होंने सैलाब पर पैसे मांगे और जाहिर है कि चैरिटी की बात होगी, सब होगा, आईएमएफ की बात होगी, भी दे दे। जाहिर है वहां की तो और मिलना भी चाहिए। जाहिर है कि वहां की जरूरियात तो यही है ना, यही सिचुएशन है। लेकिन कोई कंपैरिजन वाकई नहीं है, कोई है नहीं ना। यानी अपने भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो दुनिया की टॉप 50 कंपनीज के सीईओ को तो बुलाना छोड़ ही दें। मतलब जो मैं अभी कर रही थी, मतलब बेवकूफी की बात है कि मैं ये कंपैरिजन करी हूँ कि जी मोदी साहब जो हैं वो टॉप 50 टेक कंपनीज ऑफ वर्ल्ड उनके सीईओ से उन्होंने टेबल टॉक की है, बुलाया उनको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर। और उन्होंने बाकायदा उनसे जनाब मतलब पूछना ही है ना, पूछगछ की, हाँ जी दसो की हो रहा है, तो की लेके आ रहे हो तुसी भारत इंडिया के लिए, क्या कर रहे हैं आप बताएं ना जरा, वहां के नौजवान की कर रहे हो तुसी। तो वहां पे तो भिखारियों को नहीं रोका जा रहा। वो कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया कह रहा है अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, भिखारियों नु डक लो तुसी। तो वो जो है वो भिखारियों को नहीं रोक पा रहे। तो तभी तो इतनी देखे ना, पहली दफा जब वॉर्न किया था यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने, और भी कुछ ऐसे हैं कंट्रीज, इराक ईरान में भी यही सब कुछ चल रहा है। तो उस वक्त उनको रोक लेना चाहिए था, मना कर देते। लेकिन अगर नहीं, इसका मतलब है कि वो कंट्रोल से बाहर है। तो जिस कंट्री में भिखारी ही वहां के आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो वो दुनिया के
टेक कंपनीज के सीईओ से क्या मुलाकात करेंगे और किसको बुला सकते हैं? आप इकोनॉमी की बात करें, आप डिफेंस की बात करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, या उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी की बात करें, उस कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल चीज़ की वजह से आप इस जगह पे आके खड़े हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंट्रीज़ आगे आती हैं। उनकी स्टेबिलिटी देखी जाती है कि गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर्स को पूरा कर रही हैं। अच्छा, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से फॉलो हो रही है। अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो उनको कंटिन्यू करने का उनका क्या सिस्टम है, करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक गवर्नमेंट एक स्कीम शुरू करती है, जब कोई और किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वो फिर उसको ख़त्म कर देती है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ सालों में कि कुछ चीज़ें चल भी रही होती हैं लेकिन मोस्टली ख़त्म कर दी जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। एक तसलसल होना चाहिए पॉलिसीज़ का, और उससे आपके ऊपर जो बाकी दुनिया के लोग होते हैं उनका ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर बिल्डअप हो रहा होता है। खैर एनीवे, ये चीज़ें अगर इंडिया को हम देख लें तो एक इमरजेंसी नाफिज होने के अलावा वहाँ पे कोई मार्शल लॉ नहीं आया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है और मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रहते हैं, और उस हवाले से जब रिपोर्ट्स आती हैं तो वो भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इस रीजन को तो उसके मुकाबले में बेहतर है। वो भी एक वजह है। अच्छा, दूसरी चीज़ जब हम तीसरी बात करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है। 700 अरब डॉलर्स क्रॉस कर चुकी है, 1 ट्रिलियन डॉलर की तरफ गामजन है। वाह जी वाह, 25 साल आगे पाकिस्तान की शक्ल सूरत क्या होगी। पाजी मेरी गल सुनो, यहाँ ये नहीं पता कि 25 दिन के बाद क्या होगा। आप मुझे पूछ रहे हैं कि 25 साल के बाद पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री हो जाएगी कि नहीं होगी। और ऑब्वियसली अभी नहीं है नॉर्मल। आप समझते हैं या सब नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। अब ये मैं इधर नहीं जाता, मगर बात ये है नॉर्मल तो नहीं है बाय ऑल डेफिनेशंस। अच्छा, अब 25 साल के बाद क्या होगा। देखिए भाई साहब, आई कैन ओनली से वन थिंग विद सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी। तैयार है मेरी बात सुनने के लिए। अब मैं एक पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि 25 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा ये। बाकी आप होंगे, आपकी पता नहीं उम्र क्या है, ये कनाडा से है। होगी या नहीं होगा, मैनू अपना पता है कि मैं नहीं होना है, पक्की गल है। बाकी पाकिस्तान होगा तो आप समझे, अगर पाकिस्तान है तो बड़ी खुशहाली होगी। ये जो सारे मैं समझता हूँ नॉर्मल कंट्री हो चुकी होगी अगर पाकिस्तान हुआ। बट इन ऑल सीरियसनेस, देखिए बड़ी सीरियस क्राइसिस है ये, मल्टी फैसेटेड क्राइसिस है। ये एक इशू ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम की भी है, इकोनॉमी की भी है। इसमें बड़ी डायनामिक किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है।